प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। महाराष्ट्र को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस। ये कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एकनाथ शिंदे को बधाई दी है और इसी के साथ देवेंद्र फडणवीस को भी विश्वास है महाराष्ट्र को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। आज के इस घटनाक्रम को कुछ इस अंदाज में समझा जा सकता है कि देवेंद्र फडणवीस ने खुद ही ऐलान किया कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होंगे। एकनाथ शिंदे ने उन्हें धन्यवाद कहा और महाराष्ट्र के विकास पथ को और मजबूत करेंगे, ये अब देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस के नाम का ऐलान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया और यहीं से एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है महाराष्ट्र की राजनीति में। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने हैं एकनाथ शिंदे और दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है देवेंद्र फडणवीस ने। शिवसेना असली कौन नकली कौन, ये एक अलग लड़ाई है जो आप आने वाले दिनों में देखेंगे। एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और इसी के साथ एक अध्याय खत्म हुआ है। देवेंद्र फडणवीस ने सबसे पहले अजीत पवार के साथ सुबह सुबह शपथ ले ली थी, लेकिन उसके बाद उद्धव ठाकरे 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री रहे। उन्हीं के नंबर 2 एकनाथ शिंदे ने बगावत की कि हिंदुत्व के साथ समझौता कर लिया एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके, और वही एकनाथ शिंदे आज बीजेपी के समर्थन के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं और देवेंद्र फडणवीस बने हैं डेप्यूटी सीएम। यहां से महाराष्ट्र की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। लेकिन एकनाथ शिंदे क्या उद्धव ठाकरे के साथ समझौता करेंगे या फिर वो अगले अलग शिवसेना खुद ही होने का जो अब तक दावा कर रहे हैं उस पर वो चुनाव आयोग जाएंगे और उनका दावा कहां पर सही ठहरेगा कहां पर गलत, इस पर रहेगी पूरे देश की नजर। क्योंकि एक तरफ ये शिवसेना में अंदर ही अंदर ठाकरे परिवार को बड़ी चुनौती है। उद्धव ठाकरे बीते दिन इस्तीफा देते हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्लो टेस्ट का सामना करें। पार्टी आदेश का पालन किया, ये देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ये बताते हुए कि पार्टी का आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है और देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री पद को स्वीकारते हुए पार्टी का आदेश सर्वोपरि, एक अनुशासित सिपाही की तस्वीर पेश करने की कोशिश देवेंद्र फडणवीस इस वक्त करते हुए पार्टी आदेश का पालन किया, ये कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। अब एकनाथ शिंदे पर पूरे देश की नजर रहेगी क्योंकि बीते कुछ सप्ताह के बवाल के बाद एकनाथ शिंदे को पूरे देश ने जाना। एक ऑटो ड्राइवर के रूप में उन्होंने शुरुआत की थी और आज वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। एकनाथ शिंदे एक ताकतवर नेता माने जाते हैं, लेकिन ठाकरे परिवार के रहते हुए, उद्धव ठाकरे के रहते हुए वो नंबर 2 रहे और उसी लेफ्टिनेंट ने बगावत के तेवर दिखाए जब एनसीपी और कांग्रेस के साथ उन्होंने कहा हिंदुत्व से समझौता कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। बागी हुए 55 में से 40 विधायकों को लेकर वो चले गए अलग और उसके बाद वो आज बन रहे हैं बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री। लेकिन आज कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा दिल दिखाने का वक्त था, क्योंकि एक तरफ देवेंद्र फडणवीस सामने आए, उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि मैं नहीं एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहेंगे। फिर जेपी नड्डा सामने आए और उन्होंने बड़ा दिल का जिक्र करते हुए यह कहा कि बड़ा दिल दिखाते हुए अब देवेंद्र फडणवीस को सरकार में समर्थन देना चाहिए, मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहिए, बल्कि उप मुख्यमंत्री बनना चाहिए। और फिर अनुशासन और बड़ा दिल दिखाते हुए देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। आज बड़ा दिन इसलिए भी है क्योंकि खबर यही थी कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन सरप्राइज पैकेज सामने आया और देवेंद्र फडणवीस ने ही एकनाथ शिंदे के नाम का ऐलान कर दिया। सर्वप्रथम माननीय पद्म निर्देशित मुख्यमंत्री श्री एकनाथ संभाजी शिंदे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के तौर पर एकनाथ शिंदे का शपथ लेना एक बहुत बड़ा सरप्राइज। हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे, धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांच्या आशीर्वादाने मी एकनाथ संभाजी शिंदे
ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। साल 2019 में जो सपना एकनाथ शिंदे ने देखा वो अब उद्धव ठाकरे से बगावत के बाद ही सच हुआ है। 2.5 साल बाद उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतारकर एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने सियासत की ऐसी शतरंज खेली कि उद्धव के मोहरों से ही उन्हें मात दे दी और महाराष्ट्र की कुर्सी पर काबिज हो गए। अगले 2.5 साल सत्ता एकनाथ शिंदे की सियासत को सलाम ठोकेगी। 10 दिन से सियासत में सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, एकनाथ शिंदे। एक नहीं, 2 नहीं, 3, 4 या 5 भी नहीं, शिवसेना के पूरे 39 विधायकों को एकनाथ शिंदे ने तोड़ दिया और शिवसेना को खाली कर दिया। उद्धव ठाकरे के अरमानों को चकनाचूर कर दिया। संजय राउत की बोलती बंद कर दी। महाविकास अघाड़ी सरकार के दिग्गजों के सारे दांव फेल कर दिए। यकीनन राजनीति में एकनाथ शिंदे की मिसालें हमेशा हमेशा कायम रहेंगी। और आज एकनाथ शिंदे हसक के साथ संविधान की शपथ ले रहे हैं। संघर्ष का नाम है एकनाथ शिंदे। अपने आप में एक कहानी समेटे हुए हैं एकनाथ शिंदे। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि साल 2019 में चुनाव के बाद उद्धव ठाकरे ने खुद एकनाथ शिंदे को विधायक दल का नेता बनाया था। उस वक्त माना जा रहा था कि शिंदे ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे, जबकि एनसीपी और कांग्रेस उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी। और इस तरह से एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। हम आपको बता दें कि उस वक्त एकनाथ शिंदे कांग्रेस के साथ सरकार बनाने के सख्त खिलाफ थे। एकनाथ शिंदे का कहना था कि उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस से हाथ मिलाकर शिवसेना को काफी नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना तो मराठा अस्मिता के लिए काम करने वाली हिंदुत्व पार्टी मानी जाती है। शरद पवार की एनसीपी को मराठाओं की पार्टी और कांग्रेस की इमेज मुस्लिम समर्थक होने की। शिंदे का कहना था कि कांग्रेस की इसी इमेज से शिवसेना का वोट बैंक कमजोर पड़ा। शांत हो जाइए। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे जो भी कारण के लिए नॉट रिचेबल रहेंगे, जो भी मतभेद रहते हैं कभी भी राजकीय पॉलिटिक्स में, तो वो आपके जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे बैठ के सोचा समझा जा सकता है, उसमें से मार्ग निकाला जा सकता है। अगर उन्हें कोई भी ऐसी तरीके की परेशानी रहती तो उन्होंने सम्मान्य उद्धव साहब के साथ बात करके इसमें से भी कोई हल निकाल पा सकते थे। ऐसा माना जा रहा है कि जो वर्षा पे मीटिंग हुई उसमें ऐसा ऑफर आया है एकनाथ शिंदे की तरफ से कि उनको डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर किया जाए, नहीं तो ये बात आगे सरकार के ऊपर धोखा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे यही परेशानी है कि शिवसैनिक ऐसा तैयार हुआ है जो बाला साहब और दिगे साहब के तालीम में तैयार हुआ है। वो कभी खुद के लिए कभी कुछ मांगता नहीं, और ये अगर ऑफर एकनाथ शिंदे जी से आई हुई है तो बहुत ही गलत है, ऐसे मुझे लगता है। ये स्वार्थ कहीं पर दिखाई दे रहा है, ये इस तरीके की भूमिका हो। और आज मुख्यमंत्री पद की शपथ के साथ एकनाथ शिंदे की सबसे बड़ी सौगंध पूरी हो रही है। आज एकनाथ शिंदे अपने हिंदुत्व के एजेंडे पर पूरी तरह से कायम है और बीजेपी के समर्थन से वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं। आज तक तो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे एकनाथ शिंदे, और बीजेपी वाले बार बार ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लिए हिंदुत्व से समझौता कर लिया, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने हिंदुत्व के लिए सत्ता को छोड़ दिया। बहरहाल जो कुछ हुआ हो, इस पर विवाद भी चारों तरफ से है, लेकिन इन सब के बीच खबर ये आ रही है कि थोड़ी देर में शिंदे गुट के एमएलए की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। वही बागी गुट जो इस वक्त भी गोवा में पणजी में मौजूद है, गोवा में मीडिया के सामने आएंगे बागी विधायक। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन रहे हैं, उसी से जो जश्न है उसी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बाकायदा डांस का कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे। कुछ ही देर में गोवा में मीडिया के सामने आएंगे बागी विधायक।
थोड़ी देर में शिंदे गुट के एमएलए की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अखिलेश, ये एक रिस्पांस जल्दी से इस पर आपसे, क्योंकि देखिए अब ये आखिरकार हमारे पास नंबर्स हैं, हमारे साथ बागी संपर्क में हैं, वो सब फेल हो गया ना। आज बीजेपी वाले कह रहे हैं, शिंदे गुट के लोग कह रहे हैं कि सत्ता के लिए उद्धव ठाकरे ने आप लोगों से समझौता कर लिया था और आज हिंदुत्व के लिए सत्ता त्याग कर एक तरह से उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं देवेंद्र फडणवीस। अखिलेश जी, देखिए 2014 के बाद बीजेपी, अटल जी के बाद बीजेपी अब वो बीजेपी नहीं रही, वो ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई है। उसे सिर्फ पैसा और पावर चाहिए। यदि उसकी सरकारें नहीं है कहीं आप ही की पार्टी के जयराम तो रमेश जी कह रहे हैं। सर, एक बार ब्रेकिंग बताते हुए आपसे मैं प्रतिक्रिया लेती हूँ। जयराम रमेश का बयान आया है शिंदे के सीएम बनने पर। वो कह रहे हैं 2014 के बाद चुनी हुई सरकार को गिराने का खेल देश में चल रहा है। ये जयराम रमेश ने कहा है। केंद्रीय एजेंसियों का सरकार गिराने में इस्तेमाल किया जा रहा है, ये आरोप जयराम रमेश लगा रहे हैं। अखिलेश जी, बात पूरी कीजिए। ये आरोप नहीं है, ये आरोप नहीं है, ये सत्य पर स्थापित है। सबको पता है कि यदि आप बीजेपी नहीं है और या बीजेपी के आप साथ नहीं है तो आपकी सरकार स्थिर नहीं रह सकती। किस तरह से पूरी की पूरी मेजॉरिटी के साथ चुनी गई सरकारों को, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे गोवा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे अरुणाचल हो, देखा आपने। तो ये केंद्र में बैठी हुई ये ईस्ट इंडिया कंपनी पार्ट 2 है। सरकार गिरा सकते हैं तो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। पावर में अखिलेश जी, एक सामान्य ज्ञान का आपसे सवाल पूछती हूँ। अगर वो एक पूरी सरकार को गिरा सकते हैं, उद्धव ठाकरे को कुर्सी से बाहर कर सकते हैं, तो खुद सीएम की कुर्सी नहीं ले सकते? जी हाँ, तो मजबूरी होगी। क्या मजबूरी है? और ये उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है इस सरकार की। उनको भी कोई ईडी से डरा रहा है? शपथ लेने के पहले उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आप देखिए, अभी आप पिक्चर दिखा रही थी, ये हमारे महाराष्ट्र के होने वाले इसमें से कई भावी मंत्री होंगे जो गोवा में आप पिक्चर दिखा रही थी। जिस तरह से ये देंगे, सरकार चलाएंगे, ये बेहतर सरकार देंगे, उसका नमूना वानगी तो आपने दिखा दिया। और किस तरह से ये सरकार बनी है वो बताने की आवश्यकता नहीं है। उस पे से कहेंगे हम बड़े लोकतांत्रिक हैं, बड़े सभ्य तरीके से हैं, और आप लोग उसकी गुणगान करेंगे, मास्टर स्ट्रोक बताएंगे, ब्रह्मास्त्र बताएंगे। तो ये जो देश में हो रहा है, जो बहुत दिनों से कहा भी जा रहा है कि सिर्फ बीजेपी और उसकी सरकार से नहीं, हमें बीजेपी ने, उसकी सरकार ने जो देश के संवैधानिक इंस्टीट्यूशंस हैं उसको भी जिस प्रकार से यूज कर रही है, उससे सबसे पूरा देश जो लोकतंत्र में आस्था रखता है उससे भी उसको लड़ना पड़ रहा है। आपको संविधान की जिम्मेदारी मिली है तो संविधान की रखवाली करने की जिम्मेदारी बीजेपी की है, संविधान पर चलने की जिम्मेदारी बीजेपी की है। न वो संविधान पर चलती है न संविधान की रखवाली करती है। जो आपसे असहमत है, जो आपके विपक्ष में है, जो आपका साथ नहीं दे रहा है, उन सबको आप परेशान करें। और यहां बीजेपी के कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं है इसमें, तो उन ईडी के उन अधिकारियों का योगदान है जिसके कारण सरकारें बनी है। ये जिस प्रकार से यही विधायक जिनका डांस देखकर आज आपको बुरा लग रहा है अखिलेश जी, उनके साथ आप 21 जून के पहले तक, बल्कि बीते दिन तक सरकार चला रहे थे। माफ कीजिएगा, 21 जून तक, क्योंकि उसके बाद तो खैर ये चले ही गए, सूरत, गुवाहाटी, गोवा। ऋत्विक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिसके बाद हम आपको अपनी एक बहुत दिलचस्प रिपोर्ट दिखाने वाले हैं। ऋत्विक, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए हैं। अब मैन ऑफ द मैच तो वही कहलाएंगे जिस तरह की बाजी उन्होंने मारी है। उन्होंने खुलकर बगावत दिया और बगावत करने के बाद वो मुख्यमंत्री पद पर आज आसीन है। लेकिन दूसरी तरफ अब शिवसेना की लड़ाई होगी, इस पर क्या वो दावा ठोकेंगे? निकलने से पहले गोवा से उन्होंने कहा था मैं ही असली शिवसेना हूं। क्या शिवसेना से ठाकरे परिवार को निकालने की कवायद भी वो आगे ले जाएंगे या फिर उद्धव ठाकरे से समझौता करेंगे? क्या भनक लग रही है? जी बिल्कुल, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा अंजना जी, क्योंकि जिस तरह से वो लगातार ये कह रहे हैं कि शिवसेना से ही हम हैं और हमारी पार्टी शिवसेना है, बल्कि जो 14 या 15 विधायक अब उद्धव ठाकरे के पास बचे हुए हैं वो पार्टी से निष्कासित किए जाएंगे क्या, ये देखना जरूरी होगा। क्योंकि अब शपथ तो हो गई है, अब विधायक दल की बैठक होगी, व्हिप का निर्णय लिया जाएगा और व्हिप
क्या निर्णय लेता है ये देखना बहुत जरूरी होगा। 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की दूसरी सुनवाई होनी है, उससे पहले विधिमंडल की जितनी भी प्रोसीडिंग्स है वो पूरी करनी है इन्हें, ताकि आगे जाकर वो बाधा ना बने। और इसी कारण बताया जा रहा है कि एक बार विप बनकर वो एक अधिकृत शिवसेना पार्टी विधिमंडल की इस पर अगर वो अपना कंट्रोल पूरी तरह से ले लेते हैं तो ये मामला जो है शिवसेना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दरवाजे तक लेके जाएगी और वहां उसे चैलेंज किया जाएगा। फिर ये बात आगे चलती रहेगी, हियरिंग होती रहेगी, सिद्ध करना होगा दोनों पक्षों को कि पार्टी किसके पास है, विभाजन कितना हुआ है, क्या पार्टी के पूरे संगठन में ये विभाजन देखने को मिल रहा है। काफी तकनीकी बातें हैं, लेकिन ये देखना जरूरी होगा कि क्या एकनाथ शिंदे इस तरह की बगावत के बाद शिवसेना पार्टी उद्धव ठाकरे से छीन लेते हैं, हाईजैक करते हैं। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। ऋतिक हमारे सहयोगी बने हुए हैं, यहीं पर शपथ ली है एकनाथ शिंदे ने और देवेंद्र फडणवीस ने। थोड़ी देर में शिंदे गुट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी शुरुआत होगी, आपको सीधे लिए चलेंगे। गोवा में नाच गाने की तस्वीरें तो आ ही रही हैं। गोवा से आशुतोष जुड़ गए हैं। अभी भी बारिश हो रही है आशुतोष, सुबह से छाता लिया आप खड़े हैं और यहाँ तो शिंदे जी ने शपथ भी ले ली, मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। कितना जश्न उनके कुनबे में। देखिए उनके कुनबे में यहाँ जितने विधायक थे किसी को ये अंदाजा तो नहीं था कि देखिए आप तो जो है वो कहावत है ना पुरानी कि हम तो बारात में जा रहे थे अचानक सीधा दूल्हा ही बन गए, तो ये तो उम्मीद किसी की नहीं थी। और इसीलिए जो तस्वीरें आई हैं तमाम विधायकों के और जिनमें से कई सारे माननीय भावी कैबिनेट मंत्री भी होंगे, ऐसी नाचती गाती तस्वीरें आपको कहाँ इतिहास में हमेशा देखने को मिलेगा। लेकिन अब लगातार बरसात है, हम सबको तो बाहर खड़े रहना, पल पल की नजर रखनी है। तो अभी ये जानकारी ये मिल रही है कि कल दरअसल शिवसेना जो शिंदे गुट है उन्होंने लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग बुलाई है मुंबई में। तो कल दोपहर को लगभग ये सारे विधायक यहाँ से रवाना होंगे। 9 बजे जो दीपक केसरकर हैं उनकी ओर से एक औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस, इन तमाम विधायकों की ओर से अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। जाहिर आगे की रणनीति वो अपने नेता के साथ संपर्क में है तो ले रहे हैं, तो उसी आगे रणनीति का पूरा खाका कि आगे क्या होगा, बैठक बुलाई जाएगी। हालांकि चेतावनी आज दोपहर में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस तो दे चुके थे कि अब तो जो 16 नाच का अंदाज है मानना होगा। ये जो नाच का अंदाज है बड़े असमंजस में थे, कभी सूरत में ली मेरिडियन में, कभी वहां ब्लू रेडिसन ब्लू में गुवाहाटी में, गोवा में, फिर ताज में। लेकिन व्यथित तो थे ही कि ऐसा ना हो कहीं हमारी सदस्यता खारिज हो जाए। और अब इनको तो लग रहा होगा लॉटरी लग जाएगी। 12 विधायकों की बात है कि वो मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे। क्या कुछ खबर आ रही है? देखिए ये तो जानकारी है ही और इसकी वजह से देखिए चिंता भी बढ़ गई थी एकनाथ शिंदे की भी कि कहीं ऐसा ना हो कि 12 को मिल रहा है, जिनको नहीं मिलेगा वो बगावत करने पर उतारू हो जाएं। लेकिन अब पूरा पासा ही पलट गया। सबसे बड़े नेता को अगर मुख्यमंत्री बना दिया तो अब तो सब कुछ उनके हाथ में है। 12 को तो चलिए मंत्रिमंडल में मिल जाएंगे, 13 बाकी जो है कहीं ना कहीं देखिए महाराष्ट्र बड़ा राज्य है, यहाँ पर कई सारे कॉर्पोरेशन हैं, कई सारे और विभाग हैं, तो बहुत सारी जिम्मेदारी उनको पता है। हर पॉलिटिकल पार्टी जब ऐसी कोई घटना होती है तो अपने नेताओं को और जो बगावत करके आते हैं उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देती है, उसकी उम्मीद है। बहरहाल एक जानकारी और तमाम दर्शकों को दे दें कि श्रीकांत शिंदे जो एकनाथ शिंदे के बेटे हैं वो यहाँ से निकल चुके हैं और वो मुंबई जा रहे हैं, क्योंकि कल जो है विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। साथ ही अब ये संभावना कम है कि इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री अब गोवा जैसे छोटे राज्य में यहाँ पर अपने विधायकों से मिलने आए, इसलिए कल दोपहर को इन सब की यहाँ से विदाई होगी, मुंबई जाएंगे, बैठक में हिस्सा लेंगे। इन सारी तैयारियों का जो जायजा है वो उनके बेटे श्रीकांत शिंदे खुद ही ले रहे हैं। इतना ही नहीं, जैसे घोषणा हुई थी अंदर कुछ जो विधायक हैं उनकी ओर से बाहर जो मीडिया कर्मी थे उन्होंने बाकायदा खाने और मिठाई के पैकेट तक भेज दिए थे खुशी का इजहार करते हुए। 9 बजे एक औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कई सारे सवाल उसमें पूछना बाकी है जब दीपक केसरकर सामने आएंगे। आपको ये भी बताया बड़ा दिलचस्प वाकया है कि जहां वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो ताज होटल से नीचे एक दूसरा इलाका है, उस हॉल का नाम दीपक केसरकर हॉल पड़ गया कि ये यहीं आएंगे, यहीं बात करेंगे। तो बस कुछ पलों का इंतजार है, कई सारे सवाल हैं, पूछेंगे हम। अंजना। बिल्कुल आशुतोष, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन इस बीच आपको बताएं 21 जून को बगावत की शुरुआत हुई थी। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मुंबई और गोवा से जुड़े हुए हैं। 21 जून को बगावत की शुरुआत हुई थी जब शिवसेना के ये तमाम विधायक एक एक करके मुंबई से फुर होने लगे। एकनाथ शिंदे ने बिगुल ये फूका था और खबर यही आई कि बीजेपी क्या अब सरकार बनाने का दावा करेगी, क्या उद्धव ठाकरे इस्तीफा देंगे। ये सब कुछ हुआ, लेकिन वो हिस्सा पूरी तरह से पलट गया। सरप्राइज जिसे कहा जा रहा है। सबको ये खबर थी कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे के नाम का ऐलान देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया।
बीजेपी कार्यकर्ता मिठाई देवेंद्र फडणवीस को खिला रहे थे। चर्चा फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने की थी, लेकिन शिंदे की मौजूदगी में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में फडणवीस ने जैसे ही नाम का ऐलान किया, सभी चौंक गए। एक बार किसी को यकीन नहीं हुआ कि उद्धव ठाकरे की विदाई के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे होंगे। भारतीय जनता पक्षाने हा निर्णय केला की श्री एकनाथ, ये रिपोर्ट नितिन फ्रेम की फोकस होते हैं। ठीक है, ओके चलेगा, ठीक है, करते हैं। नेटवर्क का थोड़ा इशू, नेटवर्क का इशू है। कुछ ही देर में शरद पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जिसकी शुरुआत होने वाली है। नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बनते हैं। कल तक साथी थे, कैबिनेट मंत्री थे। महाराष्ट्र सरकार में सरकार पलट चुकी है और एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना की सरकार खत्म हो चुकी है और अब एकनाथ शिंदे बने हैं मुख्यमंत्री। शरद पवार इस पर क्या कहते हैं, सबकी नजर होगी, क्योंकि राजनीति के एक बड़े खिलाड़ी के रूप में उनकी बड़ी भूमिका रही है। संकट मोचक उन्हें महाराष्ट्र में कहा जाता है। अजीत पवार को तो अपने नंबर 2 को मना लिया था, लेकिन एकनाथ शिंदे नहीं माने। सुनिए क्या कह रहे हैं। एखाद्या चित्रपटाच्या कथानकाला शोभेल अशा सगळ्या घटना घडत गेल्या आणि प्रत्येक वेळी याच्या असं काय म्हणजे आश्चर्य वाटावं असं सगळं अगदी शपथविधी होईपर्यंत तुम्ही या सगळ्याचं निरीक्षण केलं, निश्चितपणे शपथविधी पण बघितला असेल, काय तुमचं साधारणपणे विश्लेषण आहे? याच्यात एक 3-4 गोष्टी आहेत. एक जे की गेले काही दिवस आसाम राज्यामध्ये या राज्यातले 38-39 विधानसभेचे सदस्य जे गेले होते आणि त्याच्यामध्ये जी मागणी असावी ती मागणी एक तर राज्याच्या नेतृत्व बदलाची आणि त्यानंतर कुणाला तरी त्या ठिकाणी त्या पदावर काम करण्याची संधी मिळावी. म्हणजे आसाममध्ये जे सहकारी गेले त्याचं त्यांनी नेतृत्व केलं. मला वाटत नाही की त्यांची अपेक्षा उपमुख्यमंत्र्याच्या पेक्षा अधिक होती. पण भारतीय जनता पार्टीमध्ये आदेश एकदा आला, मग तो दिल्लीवरचा आदेश असेल किंवा नागपूरचा आदेश असेल, त्याच्यामध्ये तडजोड नसते. आणि त्यामुळे हा आदेश आला आणि त्याचा परिणाम राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी शिंदेंच्यावर पडली, की ज्याची कल्पना कोणाला नव्हती, कदाचित शिंदेंना सुद्धा नसावी. दुसरं आश्चर्य हे
तसं आश्चर्य नाही, कारण पुन्हा या कार्यपद्धतीमध्ये आदेश हा एकदा दिल्याच्या नंतर तो आदेश तंतोतंत पाळावा लागतो. आणि त्याचं उत्तम उदाहरण जे मुख्यमंत्री होते, 5 वर्ष त्यांनी काम केलं, नंतर विरोधी पक्षाचं नेतृत्व ज्यांनी केलं त्यांना उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ ही घ्यावी लागली. हा तर आश्चर्याचा धक्का होता. पालन करने का एक बेहतरीन उदाहरण यहाँ पर देखने को मिलता है देवेंद्र फडणवीस की तरफ से. वो राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने विपक्ष के नेता के तौर पर काम भी किया, लेकिन फिर भी आदेश आने के बाद उन्होंने डिप्टी सीएम पद की आज शपथ ली है. या दोन्ही गोष्टी आम्हा कुणाला काही तुम्हाला कुणालाच माहीत नव्हत्या, पण असं घडलं तर ते अंमलात येतं आणि ते येईल. आणि ते अंमलात येण्याच्यासाठी कुणी नकार अथवा प्रतिक्रिया देईल असं कधी वाटलं नव्हतं, आणि ते खरं ठरलं. तिसरी गोष्ट अशी की एकदा मुख्यमंत्री पदावर गेल्याच्या नंतर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होंगे इसकी कल्पना किसी को भी नहीं थी. शायद जो बागी विधायक है उनकी ये मांग रही होगी कि नेतृत्व में बदलाव हो और एकनाथ शिंदे को ही यहाँ पर सीएम के तौर पर नियुक्त किया जाए. माझ्या मंत्रिमंडळामध्ये शंकरराव चव्हाण माझे अर्थमंत्री होते. शंकरराव चव्हाणांच्या मंत्रिमंडळात मी मंत्री होते, पण मी जेव्हा मुख्यमंत्री झालो तेव्हा शंकररावजी माझ्या मंत्रिमंडळात जॉईन झाले. शंकररावजींच्या नंतर शिवाजीराव निलंगेकर मुख्यमंत्री होते, नंतर मंत्री म्हणून त्याच्यामध्ये ते जॉईन झाले. त्याच्यानंतर अशोकराव चव्हाण सध्याचे जे मंत्री होते आमचे सरकारी, तेही आपल्याला ठाऊक मुख्यमंत्री होते. मंत्रिपदाची जबाबदारी त्यांनी इथं स्वीकारली. आणि त्यामुळे अशी उदाहरणं महाराष्ट्रात घडलेली आहेत. आणि त्यामुळं देवेंद्रची या ठिकाणची स्वीकृती ही मला आश्चर्यकारक वाटलेली नाही. एक स्थानिक बाब आहे, आणि ती म्हणजे आत्ता जे मुख्यमंत्री झाले ते ठाण्याचे प्रतिनिधी आहेत. अनेक वर्ष ठाण्याला त्यांचं सार्वजनिक जीवनात त्यांचं काम आहे, पण ते मूळ आज जो मुख्यमंत्री हुए हैं वो ठाणे से लोग प्रतिनिधि रहे हैं. ठाणे में बहुत बड़ा काम है उनका. योगायोग असा आहे की महाराष्ट्र राज्य झाल्याच्या नंतर पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण ते सातारचे होते. त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये मी म्हणणं योग्य नाही, पण मी मुख्यमंत्री झालो. माझे मूळ गाव सातारा जिल्ह्याच्या कोरेगाव तालुक्यामध्ये, इथून आम्ही वारावंतीला गेलो. लेकिन एकनाथ शिंदे का मूल गांव जो है वो सातारा से है. राज्य के पहले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण वो भी सातारा से रहे हैं. आणि त्यानंतर पृथ्वीराज चव्हाण. बागी गुट की मांग होगी कि शिंदे को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए, इसीलिए ये सरप्राइज सामने आया है. उनकी पार्टी के, उनके बागी गुट के लोग भी नहीं जानते मानते होंगे कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा. बहरहाल शरद पवार को आप सुन रहे थे, लेकिन अब आइए आपको दिखाते हैं जिस बगावत का हम जिक्र कर रहे थे. 21 जून
वो तारीख जब शिवसेना में पहली बार बगावत के सुर दिखे, और ये बगावत किसी और ने नहीं, एकनाथ शिंदे ने किया था। खबर ये आ रही थी कि देवेंद्र फडणवीस इस बार मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन सरप्राइज आ गया, एकनाथ शिंदे सीएम बन गए। बीजेपी कार्यकर्ता मिठाई देवेंद्र फडणवीस को खिला रहे थे। चर्चा फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने की थी, लेकिन शिंदे की मौजूदगी में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में फडणवीस ने जैसे ही नाम का ऐलान किया, सभी चौंक गए। एक बार किसी को यकीन नहीं हुआ कि उद्धव ठाकरे की विदाई के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे होंगे। भारतीय जनता पक्षाने हा निर्णय केला की श्री एकनाथ शिंदे साहेब यांना भारतीय जनता पार्टी समर्थन देईल आणि श्री एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री होतील। मुख्यमंत्री का नाम चौंकाने वाला काम। फडणवीस मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सके? एकनाथ शिंदे पर बीजेपी का दांव क्यों? बीजेपी की मजबूरी या फिर मास्टर स्ट्रोक? 24 घंटे में सीएम का नाम बदल गया। शिंदे के सीएम बनने की इनसाइड स्टोरी। अब सवाल है कि पर्दे के पीछे 21 जून से पक रही खिचड़ी जब सत्ता की थाली में परोसी गई तो सीन से फडणवीस अचानक गायब कैसे हो गए और शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे सियासी लड़ाई के बाजीगर बनकर उभरे? नहीं, इसका निर्णय हुआ तो अच्छा हुआ। इसके बारे में हमको कुछ मालूम नहीं था। आपके चैनल के माध्यम से ही मुझे पता चला और हम लोग उनके साथ में ही थे, इसके लिए हम लोग स्वागत करने आए थे। बीजेपी के टॉप सोर्सेज से मिली जानकारी के मुताबिक सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ, यानी इसमें कुछ भी चौंकाने वाला नहीं है। शिवसेना में बगावत हुई और बीजेपी ने सियासी गुड़ाभाग को देखते हुए शिंदे का सिर्फ समर्थन किया है। समर्थन के पीछे का खेल भी समझिए। शिंदे को सीएम बनाने की इनसाइड स्टोरी नंबर 1, लोगों को संदेश देना कि सरकार शिवसेना की है। नंबर 2, ठाकरे परिवार को शिवसेना से अलग थलग करना। नंबर 3, देवेंद्र फडणवीस को केंद्र की राजनीति में लाना। नंबर 4, शिवसेना में हुई बगावत से खुद को दूर रखना। नंबर 5, उद्धव ठाकरे से 2019 में मिले धोखे का बदला लेना। नंबर 6, 2024 विधानसभा चुनाव में सियासी फायदे की उम्मीद। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून शिंदे पर दांव खेलकर बीजेपी बाजी पलटने का दम भर रही है, लेकिन विपक्ष इसे बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक नहीं मजबूरी बता रहा है। दरअसल 2019 में बीजेपी को ऑपरेशन लोटस के चक्कर में मुंह की खानी पड़ी थी। सत्ता गई सो गई, जोड़ तोड़ की राजनीति को बढ़ावा देने वाली बदनामी मुफ्त में गले पड़ी। यानी 2019 में मिली सियासी मात से सबक लेते हुए इस बार बीजेपी ने रिस्क का चांस नहीं लिया। इसकी वजह है बीजेपी विधायकों के खिलाफ उद्धव ठाकरे की नरमी और उद्धव ठाकरे के लिए बागी विधायकों का सम्मान। आपको क्या कमी थी पार्टी में? आपको पार्टी ने इतने साल से ताकत दी, सत्ता दी, और जो ये बोल रहे हैं ना मैं जिम्मेदार हूं, ये कौन है? ये पार्टी में कल आए हुए लोग हैं जो खास करके ज्यादा से ज्यादा शरद पवार साहब के नेतृत्व में काम करने वाले लोग थे। वो आज भी पवार साहब को अपने नेता मानते हैं, तो कोई बहाना चाहिए। लेकिन कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा कि एनसीपी के कहने पे शिवसेना को बर्बाद खत्म करने में लगे हुए थे। ऐसी पार्टी बर्बाद होती है क्या? जब हम बीजेपी के साथ थे तो यही लोग थे बोलने वाले बीजेपी हमको बर्बाद कर रही है, बाहर निकलो। उन्होंने ऐसा बोला था कि अगर एक भी एमएलए शिवसेना का आके मुझसे इस्तीफा मांगे तो मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन एक भी एमएलए मांगने के लिए नहीं गया क्योंकि हम लोग उनको बहुत चाहते हैं। इसके बावजूद भी जब पवार साहब वापस आ गए तो उनका वो जो ये था स्टैंड था उसमें चेंज हो गई और एक लीगल बैटल चालू हो गई महाराष्ट्र में। मतलब ये कि शब्दों के बाण चले लेकिन मर्यादा की लक्ष्मण रेखा का ख्याल रखा गया। बीजेपी को यही डर है कि कहीं आज के बागी भविष्य में अदावत भूलकर फिर से हाथ न मिला बैठे। आज मी आपल्या सगळ्यांच्या समोर मुख्यमंत्री पदाचा देखील त्याग करत आहे। बीजेपी को भी पता है कि बागियों के दम पर बनाई गई सरकार लॉन्ग टर्म दाव नहीं होती, क्योंकि बागी विधायक किसी भी वक्त उद्धव के दरबार में लौट जाते।
अगर मौजूदा सियासी हालात को देखें तो शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के पीछे 7 बड़ी वजह नजर आती है, जो संयोग हरगिज नहीं है। वजह नंबर 1, महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस से होने वाली किरकिरी से बचना चाहती है बीजेपी। वजह नंबर 2, उद्धव के पीठ में बीजेपी ने छुरा घोंपा, ऐसे नैरेटिव से ठाकरे को मिलने वाली सहानुभूति से निपटना। वजह नंबर 3, शिंदे को सीएम बनाकर बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा के समर्थन का संदेश देना। वजह नंबर 4, 2024 चुनाव में संदेश देना कि असली शिवसेना तो बीजेपी के साथ है। वजह नंबर 5, 2024 विधानसभा चुनाव में अपने दम पर सरकार बनाने की तैयारी करना। वजह नंबर 6, 2.5 सालों तक बागी गुट को एकजुट रखना ताकि नई बगावत से बचा जा सके। और वजह नंबर 7, भविष्य में शिवसेना के दोनों गुटों में एक होने की संभावना का बरकरार रहना। बहुत गर्व हुआ, हमारा नेता इतना बड़ा है, इतने बड़े विचार का है और पार्टी को आगे बढ़ाने वाला है, इसलिए हमें बहुत गर्व हुआ। और हम उनके साथ पिछले 20 साल से काम करते हैं, फडणवीस साहब के साथ। ये ऊंचे विचार वाला इंसान है। अब देखना है कि बीजेपी ने तो क्या हुआ, वजह क्या रही, इन सब की अटकलें तो लंबे दौर तक चलेंगी। लेकिन आज का फसाना बस इतना कि देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री बने हैं और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री। लेकिन कांग्रेस ने बोल दिया है हमला। वो कह रहे हैं कि ये एकनाथ शिंदे की नहीं, ईडी सरकार है। महाराष्ट्र में नई सरकार पर कांग्रेस का हमला, और महाराष्ट्र में ईडी सरकार कह रही है अब कांग्रेस पार्टी। आसिफ बामला साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आसिफ साहब, महाराष्ट्र में नई सरकार नहीं, ईडी सरकार। ई का नाम एकनाथ और दी से देवेंद्र, ये है उनका कहना। उन्हें इस बात का दुख है कि डायनेस्ट सरकार नहीं रही। अमूमन जो है वो बड़े यूज्ड टू है, डायनेस्टिक जो है, गांधीज कांग्रेस के जो है बिना गांधीज के चल नहीं सकती, सेना बिना ठाकरे के चल नहीं सकती। लेकिन आज देवेंद्र फडणवीस जी ने जो त्याग दिया है, उससे उन्होंने ये जता दिया और बता दिया है कि पहले राज्य, देश और फिर बाद में अपना पद और अपना मकाम और स्थान। आप देख रहे हैं पिछले 2.5 साल से जूझ रहे हैं, एक विपक्ष के नेता के एक सबसे बड़े आवाज बन के पूरे देश में आज देवेंद्र फडणवीस जी की वाहवाही थी। और पूरा देश जब कहीं उम्मीद कर रहा था कि आज अभी देवेंद्र जी जो विपक्ष कहते थे ना, मैं पुनः येन, आज उन्होंने उन्हें जवाब दिया है कि मैं पुनः मला यायची काही गरज नहीं, मुझे फिर से आने की कोई गरज नहीं है। मैंने अपना पद जो है, अपना स्थान जो है, एक बाला साहब ठाकरे को मानने वाला, एक कर्मठ शिव सैनिक जो उनकी विचारधारा पे चलने वाला है, उसे मुख्यमंत्री बनाकर जो है उसे मकाम दिया है। और मैं उसके साथ उन्हें सहयोग देके इस बाकी के 2.5 साल का जो कार्यकाल पूरा करूंगा, क्योंकि पिछले 2.5 साल में कोई काम हुआ नहीं। आपने देखा। बामला साहब, इस पर भी रिएक्शन दीजिएगा जरा, क्योंकि राज ठाकरे ने कहा है कि सतर्क रहे। शिंदे के सीएम बनने पर राज ठाकरे ने कहा है सतर्क रहिए, सोच विचार कर फैसला करिए। राज ठाकरे तो आप लोगों के ही खेमे में थे। सतर्क रहिए किससे? सोचकर काम कीजिए, क्यों? हेलो, राज ठाकरे जी ने कहा है सतर्क रहिए, क्या समझ में आ रहा है, किससे सतर्क कर रहे हैं शिंदे को? अच्छा, वो अब ये विषय तो वो ही जाने। हम तो जो मौजूदा हालात है, जो परिस्थिति हुई है, जिसके चलते एक साधारण शिव सैनिक को बनाया गया है, उसकी हम बात करेंगे। और मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ी जीत है। एक नगर सेवक या पंचायती प्रमुख भी कोई होता है, वो भी अपना पद और स्थान नहीं दे देता है। देवेंद्र जी की जितनी तारीफ की जाए, और मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि जो इतने सदी से ये कह रहे हैं कि हम पावर के लालची हैं और हमने जो है इस लालच में ये किया है, आज ये सब बातें उनके मुंह पे गिर गई। आज शिवसेना का ही मुख्यमंत्री बन रहा है। ठीक है, सिर्फ फर्क ये है कि एक बिना ठाकरे की एक शिवसेना की सरकार बन रही है। और वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी आज बड़े खुश होंगे, क्योंकि उनका एक साधारण सामान्य कार्यकर्ता को न्याय दिया गया और उनके विचारों से जुड़ी हुई जो पार्टी थी, उनकी जो विचारधारा, उस पर कॉम्प्रोमाइज। और ये सवाल भी कि क्या 2019 का ठाकरे परिवार से आप लोगों ने बदला ले लिया? बहरहाल बने रहिए हमारे साथ, लेकिन हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं एकनाथ शिंदे सरप्राइज सीएम के तौर पर जरूर सामने आए, लेकिन इनके राजनीतिक सफर को देखेंगे तो ये आपको हौसला देगा,
क्योंकि एक ऑटो वाले के रूप में इन्होंने शुरुआत की थी। धीरे धीरे शिवसेना ज्वाइन करने के बाद वो लगातार राजनीति में सक्रिय रहे। कई बार पारिवारिक स्तर पर, निजी तौर पर उन्होंने कई झटके खाए हैं। अपने ही दोनों बच्चों को अपनी आंखों के सामने डूबता हुआ देखा, लेकिन इन सब से उभरे। राजनीति से कुछ दिनों के लिए किनारा तक कर लिया था, वापस आए, राजनीति में धमक के साथ आगे बढ़े। उनको हराना नामुमकिन माना जाता था, उन्हें ठाणे का ठाकरे कहा जाता है, और आज वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। शिवसेना के इतिहास में एकनाथ शिंदे बगावत का सबसे बड़ा चेहरा बन चुके हैं, लेकिन वो जिस कमिटमेंट को पूरे महाराष्ट्र के सामने जाहिर कर रहे हैं वो है बाला साहब ठाकरे का नाम, बाला साहब ठाकरे के विचार। मी पुन्हा एकदा मनापासून सगळ्यांना धन्यवाद देतो। माझ्याबरोबर जे 39 शिवसेनेचे आणि 11 असे 50 जे आमदार आहेत ते देखील, त्याच्यामध्ये काही मंत्री आहेत आणि आपापल्या मतदार क्षेत्रामध्ये ते देखील ताकदवान आमदार आहेत। असं असताना एकीकडे सत्ता अपक्ष, एकीकडे खूप मोठे मोठे नेते आणि दुसरीकडे एकनाथ शिंदे सारखा एक छोटा कार्यकर्ता, याच्यावर विश्वास ठेवणं आजकालच्या काळामध्ये फार कठीण है, परंतु यह सर्व 50। एकनाथ शिंदे कहते हैं कि उन्हें पद का लालच नहीं है, लेकिन शिंदे ये भी सोच रहे होंगे कि 2.5 साल के सब्र के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद मिल रहा है। बाला साहब ठाकरे के नाम पर ही एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जब बागी होकर उन्होंने अपने गुट के विधायकों के साथ बाला साहब ठाकरे शिवसेना देने का सोचा, तो उद्धव ठाकरे से लेकर संजय राउत तक ने सीधे सीधे कहा कि अपने बाप के नाम का इस्तेमाल करो, हमारे बाप का नाम क्यों। जो लोग बाहर गए हैं वो शिवसेना नाम का इस्तेमाल न करें और अपना बाप का नाम का इस्तेमाल करो और वोट मांगे। एकनाथ शिंदे ने भले ही पढ़ाई 11वीं तक की है, लेकिन सियासत में उन्हें मास्टरी है, क्योंकि कहा जाता है कि 9 फरवरी 1964 को महाराष्ट्र के सतारा में जन्मे एकनाथ शिंदे की छवि जमीन से जुड़े हुए नेता की रही है। बताया जाता है कि एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र की सड़कों पर ऑटो भी चलाया है। इसी दौरान उनकी मुलाकात शिवसेना नेता आनंद दिघे से हुई। महज 18 साल की उम्र में उनका राजनीतिक जीवन शुरू हुआ और शिंदे एक आम शिवसेना कार्यकर्ता के रूप में काम करने लगे। करीब 1.5 दशक तक शिवसेना कार्यकर्ता के रूप में काम करने के बाद 1997 में शिंदे ने चुनावी राजनीति में कदम रखा। 1997 के ठाणे नगर निगम चुनाव में आनंद दिघे ने शिंदे को पार्षद का टिकट दिया। शिंदे अपने पहले ही चुनाव में जीतने में सफल रहे। 2001 में नगर निगम सदन में विपक्ष के नेता बने। इसके बाद दोबारा साल 2002 में दूसरी बार निगम पार्षद बने। 2005 में नारायण राणे के पार्टी छोड़ने के बाद शिंदे का कद शिवसेना में बढ़ता ही चला गया। जब राज ठाकरे ने पार्टी छोड़ी तो शिंदे ठाकरे परिवार के करीब आ गए।